तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम संजीव है। सच्ची कहानी के एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। जैसा कि पहले भी बताया आपको, सुबह 9 बजे ऑफिस जाता हूँ, रात को 10-11 बजे वापस आता हूँ और मौका मिलते ही आपके लिए कहानी रिकॉर्ड करता हूँ। तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बिना वक्त गवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में एक थाना लगता है नंद नगरी। और नंद नगरी थाने के पुलिस अधिकारियों को सूचना मिलती है एक लाश की। पुलिस घर पर पहुंचती है। उस घर में एक लाश बरामद करती है और वो लाश 60 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की थी। अब पुलिस एक्टिव हो जाती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। और जांच पड़ताल शुरू करने के बाद जो मामला सामने आता है वो आपको हैरान और परेशान कर देगा। यह दोस्तों, इस कहानी की असली शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक जिले अलीगढ़ से। अलीगढ़ में एक लड़का रहता था जिसका नाम था देवेंद्र। देवेंद्र 2015 में अपनी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करके, यानी स्कूलिंग खत्म करके दिल्ली आता है। और दिल्ली आके यहाँ पर अपने पढ़ाई भी करता है, अपना काम, अपना खुद का व्यवसाय एक शुरू करता है। देवेंद्र की उम्र 31 साल की थी। और अपना खुद का व्यवसाय जब वो शुरू करता है तो उसका व्यवसाय चल पड़ता है। इसी तरह वक्त बीतता रहता है। 2015 से 16, 17, 18, 18 आता है, 19 आता है। और देवेंद्र का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, पैसे अच्छे खासे आ रहे थे। तभी कोविड आ जाता है। दोस्तों, जैसा कि कोविड में बड़े बड़े व्यवसाय धराशाही हो गए, लोग बर्बाद हो गए, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। तो उसी बीच में देवेंद्र के बिजनेस पे भी इसका इफेक्ट आया और देवेंद्र का बिजनेस एकदम ठप हो गया। अब देवेंद्र भी लगभग बर्बाद हो चुका था। तो उसने फैसला किया उस बिजनेस को बंद करने का। अब बंद करने के बाद जहाँ पर वो रहा करता था किराए पे, उस किराए के मकान को छोड़कर दिल्ली के नंद नगरी इलाके में आता है एक किराए का मकान ढूंढने। तभी उसकी मुलाकात 60 वर्षीय एक महिला होती है, आशा देवी, उनसे होती है। आशा देवी अपने मकान में अकेले रहा करती थी। 3-4 कमरे उन्होंने किराए के लिए रखे थे। तो आशा देवी से वो कहता है कि मुझे किराए के लिए दादी एक कमरा चाहिए। आशा देवी बिना झिझके उसको एक कमरा देती है। अब देवेंद्र आशा देवी के साथ रहने लगता है उसी मकान में। इसी मकान में रहने के दौरान आशा देवी की नज़दीकियां देवेंद्र से बढ़ी। देवेंद्र की उम्र मात्र 31 साल थी। देवेंद्र भी आशा देवी की तरफ अट्रैक्ट होने लग गया और दोनों के बीच बातें बातें होती चली गई। दोनों को बातें एक दूसरे की पसंद आने लग गई। इसी तरह वक्त बीतता रहा। अब दोनों एक तरह से लिव इन रिलेशन टाइप में रहने लग गए। दोनों के बीच संबंध बन गया, शारीरिक संबंध भी बना। तो इस अब वो दोनों साथ में रहने लग गए। इसी तरह वक्त आगे बढ़ता रहता है। आपको जानकारी दे दूं, आशा देवी जहाँ रहती थी जिस मकान में, उस मकान से कुछ ही दूर यानी हर्ष विहार में उनकी लड़की उनके दामाद के साथ भी रहा करती थी। तो आशा देवी कभी ना कभी मुलाकात करने अपनी बेटी से भी मुलाकात करने जाया करती थी। इसी तरह वक्त बीतता है, 2021 आता है और 2021 में सुनीता नामक एक लड़की किराए के मकान में किराए का कमरा ढूंढने आती है और आशा देवी से कहती है मुझे किराए के लिए एक कमरा चाहिए। आशा देवी उसे कमरा दे देती है और वो लड़की यानी सुनीता की मकान में रहने लग जाती है। सुनीता, जो कि बेहद खूबसूरत थी, एक रोज उसकी मुलाकात देवेंद्र से होती है। घर के ऊपर जो छत होती है यानी टेरेस पे उसकी मुलाकात देवेंद्र से होती है और वो देवेंद्र से उसकी भी नज़दीकियां बढ़ती हैं। कहीं ना कहीं देवेंद्र को पहली ही नज़र में सुनीता से प्यार हो गया था। सुनीता देवेंद्र से कहती है आप क्या काम करते हैं? तो देवेंद्र कहता है मैं सीबीआई में ऑफिसर हूँ, पर ये बात आप सीक्रेट रखना, किसी को बताना मत। उसी पर सुनीता जवाब देती है कि अगर आप सीबीआई में ऑफिसर हैं तो मेरा भी एक छोटा भाई है जो अभी पढ़ाई कर रहा है, क्या आप उसकी जॉब लगवा देंगे? इस पर देवेंद्र सुनीता को आश्वासन देता है कि जैसे ही कोई वैकेंसी आती है तो मैं उसकी भी जॉब लगवा दूंगा। अब ये तीनों एक साथ एक मकान में रहने लग जाते हैं। आशा देवी को सुनीता के बारे में कोई भनक नहीं थी और सुनीता को आशा देवी के बारे में कोई भनक नहीं थी कि देवेंद्र का इनसे भी रिश्ता है और मुझसे भी रिश्ता है। और इस तरह वक्त आगे कटता गया। इसी दौरान देवेंद्र के लगभग सारे पैसे खत्म हो गए थे। तो एक रोज वो अपने पिताजी को फोन करता है और कहता है पिताजी मैं आगे की पढ़ाई करने करने के लिए जर्मनी जाना चाहता हूँ। पिताजी बेहद खुश हो जाते हैं कि मेरा लड़का जर्मनी पढ़ाई करने जाएगा।
पढ़ के आएगा तो मेरा ही नाम रोशन करेगा। तो जो देवेंद्र जी के पिताजी होते हैं, वो अपनी 3 बीघे ज़मीन को बेचकर देवेंद्र को लगभग 6 से 7 लाख रुपए देते हैं और कहते हैं, बेटा आप अपनी पढ़ाई पूरी करिए। अब देवेंद्र के मन में यहाँ क्या चल रहा था कि देवेंद्र ने तो दिल्ली को ही जर्मनी बना दिया था। अब वो पिताजी से पैसे लेकर दिल्ली में अय्याशी करता, सुनीता के साथ घूमने जाता, होटलों में जाता, कभी-कभी आशा देवी को भी लेकर घुमाने जाता, और इस बात की सच्चाई एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं पता थी। इसी बीच एक बार सुनीता अपने पिताजी से बात करती है, कहती है कि मैं देवेंद्र नाम के एक सीबीआई ऑफिसर है, इनसे मेरा रिश्ता है, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो उसके घर वाले, सुनीता के घर वाले देवेंद्र से उसकी सगाई करवा देते हैं। सगाई हो जाती है और आने वाले फरवरी 2024 में इनकी शादी तय हुई थी, शादी होनी थी। तो इसी बीच एक रोज आशा देवी, जो कि अपनी बेटी के घर जाती हैं हर्ष विहार में 10 दिसंबर को, और वहां से वापस नहीं लौटती अपने घर। अब ये वापस नहीं लौटती, इसको लगभग 1.5 से 2 दिन हो चुका था। तो सुनीता के माफी चाहूंगा, आशा देवी के जो दामाद थे, वो पुलिस चौकी में जाकर कंप्लेन करते हैं कि हमारी जो माता जी हैं, यहाँ पर हर्ष विहार हमसे मिलने आई थी 10 दिसंबर को, लेकिन आज 12 दिसंबर हो गया है, वो अभी तक घर नहीं पहुंची है, कहाँ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस एक्टिव होती है, पुलिस आसपास के लोगों से जानकारी लेती है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलती। इसी बीच 15 दिसंबर आता है। अब आशा देवी के मकान के आसपास जो लोग थे, वो पुलिस में शिकायत करते हैं कि इस घर से बहुत ही बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जानवर मर गया। पुलिस स्पॉट पर पहुंचती है और उनकी आशा देवी के दामाद भी पहुंचते हैं, उनकी बेटी भी पहुंचती है। दरवाजे को तोड़ा जाता है, आशा देवी जिस कमरे में रहा करती थी, और देखते हैं कमरे के अंदर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, पर बदबू उसी कमरे से बहुत तेज आ रही थी। तभी वहां पर एक दिखाई देता है पुलिस को, एक बेड पड़ा है, जो कि बॉक्स नुमा बेड था, जिसके अंदर आप हम सब कपड़े रखते हैं। उस बेड को उठाया जाता है और पुलिस हैरान रह जाती है, चौंक जाती है, देखती है उसमें एक लाश है, और जिसको प्लास्टिक की थैली से प्लास्टिक की पॉलिथीन से लपेटा हुआ है। और दोस्तों, वो लाश किसी और की नहीं, वो लाश आशा देवी की थी। इसी बीच पुलिस बॉडी को जब्त करती है, फॉरेंसिक टीम आती है, एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है, लाश को पोस्टमार्टम में के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसमें सिर पर गहरी चोट की वजह से मौत को अंजाम दिए मौत मौत हुई है, ये बताया जाता है। अब पुलिस आज आसपास पूछताछ करती है। इसी बीच सुनीता पुलिस से कहती है कि मेरे जो मंगेतर हैं, वो भी जब से आशा देवी गायब हुई है 10 दिसंबर से, यानी वो भी 10 दिसंबर से कहीं नजर नहीं आते हैं, नजर नहीं आ रहे। तो पुलिस का माथा ठनकता है। पुलिस देवेंद्र के फोन को सर्विलांस पे लगाती है और पाती है कि उसका जो फोन है वो इस समय अलीगढ़ में है। तो पुलिस अलीगढ़ जाती है एक टीम लेकर, और वहां से देवेंद्र को पकड़ लेती है। अब देवेंद्र को पकड़कर नंदनगरी थाने लाया जाता है, वहां पर पूछताछ की जाती है और बताया जाता है कि आप 10 दिसंबर से अभी तक कहाँ थे और आपने अभी तक अपनी होने वाली बीवी को संपर्क क्यों नहीं किया। पहले तो देवेंद्र इधर उधर की बातों में पुलिस को घुमाता है, लेकिन जब पुलिस अपना रवैया दिखाती है, अपने अंदाज में पूछताछ करती है, तो देवेंद्र सब कुछ बकना शुरू करता है और कहानी कुछ इस प्रकार बताता है। कहता है कहता है कि मेरा आशा देवी के साथ एक रिश्ता था, एक संबंध थे, मैं उनके साथ शारीरिक संबंध भी थे मेरे, और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन मैं उनसे प्यार नहीं करता था, मैं तो प्यार सुनीता से करता था, जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है। तो जब आशा देवी को ये बात पता चली कि मेरी शादी अब सुनीता से होने वाली है, तो उस आशा देवी ने देवेंद्र को धमकी दी कि अगर तुमने उससे शादी करी, तो ये तुम्हारा और मेरा रिश्ता मैं पूरे जग में जाहिर कर दूंगी और तुम्हें बदनाम कर दूंगी, तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगी। तो देवेंद्र के दिमाग में आइडिया आया कि इस जड़ को ही रास्ते से साफ कर दिया जाए। तो देवेंद्र एक रोज माफी चाहूंगा, आशा देवी के कमरे में जाता है, कमरा बंद करता है और आशा देवी को पीछे से सिर पर ईंट से 3-4 वार करता है। आशा देवी की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो लाश को पॉलिथीन में लपेट कर बेड के अंदर डालता है और डर के वहां से अपने घर अलीगढ़ भाग जाता है। आगे की कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद पुलिस ने देवेंद्र को कैसे पकड़ा। दोस्तों, ये स्टोरी है एक ऐसे रिश्तों की, जो रिश्ते
बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते इस समाज में। दोस्तों, ये कहानी आपको सीख देती है कि कोई भी रिश्ता बनाए, किसी से भी दोस्ती करें, पहले उसके बारे में जांच लें, परख लें कि वो इंसान कैसा है, उसके बाद ही रिश्ते को थोड़ा आगे बढ़ाइए। ये आप ही के लिए अच्छा है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए मेहनत करके स्टोरियाँ बनाते हैं, तो आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दोस्तों, ये कहानी हमें राजेश ने सजेस्ट कर दी, जो कि दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने मेल के थ्रू हमें सजेस्ट करी कि सर इस कहानी पे चर्चा कीजिए। तो ये कहानी मैंने आपको सुनाई। आपका भी अगर कोई सजेशन है तो आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं कि अगली बार आप किस पर कहानी सुनना चाहेंगे, किस टॉपिक पर। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए सच्ची कहानी के इस एपिसोड से मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।